हाँ तो नमस्कार बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा, स्वस्थ होगा, मस्त होगा, पढ़ाई जबरदस्त चल रहा होगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि केमिस्ट्री का पहला लेसन यानी कि रसायन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम का जो चैप्टर था, पहला लेसन मैंने पूरा खत्म कर दिया और उसमें 50 ऑब्जेक्टिव्स भी क्वेश्चन कराए थे। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। मैंने पूरे के पूरे केमिस्ट्री का पहला लेसन बढ़िया से पढ़ा के खत्म कर दिया। तो आज बारी है केमिस्ट्री के लेसन 2 पढ़ने का। इस लेसन का नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये लेसन ऐसा पढ़ाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पर आपको पढ़ाने वाले नहीं मिलेंगे। तो प्लीज इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अन्यथा इस वीडियो को देखने का कोई मतलब आपका नहीं है। देखना है तो पूरा देखो, नहीं देखना है तो बिल्कुल नहीं देखना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। कक्षा 10वीं केमिस्ट्री, बिहार बोर्ड 2026। ठीक है, चैप्टर 2। चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल, क्षार यानी भस्म भी है, एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स। भैया ये सबको समझ में आएगा। आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कोई भी चैप्टर हो, केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर हो, समझना कहाँ से होता है? जीरो लेवल से। मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ? जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। मैं कहाँ से पढ़ाता हूँ? जीरो लेवल से पढ़ाता हूँ। चलिए इस चैप्टर को भी शुरू करेंगे जीरो लेवल से। यानी केमिस्ट्री का ऐसा कोई चैप्टर नहीं बना है भाई साहब जो पदार्थ से शुरू ना हो। मतलब पदार्थ ही तो है अम्ल, भस्म और लवण। यानी कि शुरुआत करेंगे पदार्थ से। कहां से शुरुआत करेंगे? पदार्थ से, एकदम जीरो लेवल से। ध्यान दीजिएगा, पदार्थ किसको कहते हैं बताओ? तुम लोग को पता है, मैंने पढ़ा रखा है पहला चैप्टर में भी। मेटर। पदार्थ किसको कहते हैं बताओ? पहला लेसन में भी मैंने पढ़ा रखा है पदार्थ का मतलब। देखिए जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने बताया था पदार्थ का मतलब कोई भी ऐसा वस्तु जिसके पास दो चीज हो। क्या क्या हो? पहला तो उसके पास द्रव्यमान हो, और दूसरा वो स्थान घेरे। अगर ये दो चीजें तो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। यानी कि वैसा वस्तु, वैसा वस्तु, वैसा वस्तु, हाँ, जिसका द्रव्यमान हो, जिसका क्या हो? जिसका द्रव्यमान हो तथा स्थान घेरे, तथा क्या करे? स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। उसे पदार्थ कहते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? वैसा वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरे, उसे क्या कहते हैं? उसे पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं वो सारे के सारे क्या है? पदार्थ ही तो है। जैसे कह सकते हो ईंट, हवा, जल आदि, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ है। यानी एनीथिंग विच है मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस दैट इज कॉल्ड मैटर। इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज जिसके पास द्रव्यमान है, जो स्थान घेरता है, उसको क्या कहते हैं? उसको पदार्थ कहते हैं। प्यारे बच्चों अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ता हूं। देखो पदार्थ को ना बनावट के आधार पे, किस आधार पे जनाब? बनावट के आधार पे। पदार्थ को बनावट के आधार पे ना 3 भागों में बांटे गए हैं। किसके आधार पे? बनावट के आधार पे। कौन कौन? एक तो बांटा गया तत्व। तत्व जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एलिमेंट। क्या कहते हैं तत्व को? एलिमेंट कहते हैं। और दूसरा है यौगिक। दूसरा क्या है? यौगिक। ठीक है। और तीसरा क्या है? मिश्रण। तीसरा क्या है? मिश्रण है। ठीक है। तत्व इसलिए बता रहा हूं आपको, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में कंपाउंड। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? कंपाउंड। और इसको बोलते हैं अंग्रेजी में मिक्सचर, है ना। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए, बाकी अगले चैप्टर में पूरा विस्तृत होना है। तत्व ना एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। ये एक से अधिक परमाणुओं से जरूर बने होते हैं, लेकिन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। और ये किसी भी अनुपात में 2 या 2 से अधिक परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, या 2 या 2 से अधिक पदार्थ से मिलकर बनते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। अभी देखिए एक सवाल आया है। चैप्टर का नाम है अम्ल, भस्म तथा लवण। यानी कि इस चैप्टर में हमें 3 चीजों के बारे में पढ़नी होगी। एक तो अम्ल, दूसरा भस्म, और तीसरा लवण। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अम्ल क्या है ना। अम्ल,
सबसे पहले समझते हैं ये अम्ल क्या है। देखो, अम्ल को अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड। और एसिड बना है एसिडस से। क्या, किससे बना है? एसिडस से बना है। एसिडस क्या है? एक लैटिन शब्द है। लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है खट्टा। जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। मतलब अम्ल जो है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। और एसिड जो वर्ड है ये बना है एसिडस से। और एसिडस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा होना। अर्थात अम्ल की परिभाषा अगर हम स्वाद के आधार पे दें, अम्ल की परिभाषा अगर हम स्वाद के आधार पे दें तो इसकी परिभाषा बनेगा, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। किसमें खट्टा होता है? स्वाद में खट्टा होता है, खट्टा होता है, उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एक तो परिभाषा हो गया स्वाद के आधार पे। किसके आधार पे? स्वाद के आधार पे। एक परिभाषा है कि अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें अगर लिटमस पत्र को डुबाओगे तो नीला रंग के लिटमस पत्र रहता है वो लाल हो जाता है। देखिए भैया, ये लिटमस पत्र क्या है? एक विशेष प्रकार के पौधे होते हैं, लाइकन वर्ग के ये पौधे होते हैं जिसके पत्र होता है जिसको कहते हैं लिटमस पत्र। क्या कहते हैं? लिटमस पत्र। जैसे हमारे गांव घरों में क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं उसके जो पत्ते हैं तो कोई ना कोई पौधा का वो पत्ता है, उसी तरह एक लिटमस का पत्र होता है। किसका पत्र होता है? लिटमस का। किस रंग का होता है? नीला रंग का होता है। यानी कि अम्ल का काम क्या है भैया? पहला काम है अम्ल ना नीला लिटमस पत्र को, किस पत्र को? नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। बताइए अम्ल में क्या पावर है कि ये नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। ठीक है, तो दो बात हो गई अम्ल के लिए। एक तो अम्ल वह पदार्थ है जो जिसका जलीय विलयन स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। जलीय विलयन शब्द में खट्टा लिखा गया, माफ कीजिएगा, स्वाद में खट्टा लिखना था हमें ना। स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और दूसरी बात क्या हो गया? अम्ल नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अब देखिए, अब मैं महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। अम्ल के और भी गुण है। क्या गुण है भाई साहब? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके, धातु से अभिक्रिया करके, क्या करके? धातु से अभिक्रिया करके अम्ल धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन सा गैस मुक्त करता है? हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। कौन? अम्ल। यानी अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा 110%। ध्यान दीजिएगा, कुछ रिएक्शन के साथ मैं आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं एक अम्ल ले लेता हूं और अम्ल है HCl। अम्ल क्या है? HCl। HCl को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl को क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलेंगे। ठीक है, जब HCl की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया कोई धातु के साथ करा देते हैं, मान लिया जाए एक धातु में ले लेता हूं Na, सोडियम। सोडियम क्या है? एक क्रियाशील धातु है। जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया होगा ना तो क्या बनेगा? ध्यान देंगे, क्या बनेगा? Na और Cl मिलकर बना लेगा NaCl। क्या बना लेगा? NaCl। और जो हाइड्रोजन बचा ये गैस बन के निकल जाएगा H2। संतुलित करते हैं समीकरण को। संतुलित करने के लिए मैंने लेसन 1 में ही पढ़ाया है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को नहीं देखा तो जाइए अभी के अभी और वीडियो को देख लीजिए, है ना। देखिए, इधर हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं तो ये 2 हो गया। क्लोरीन 2 हो गया। इधर क्लोरीन कितना? 1 है, तो यहाँ भी अगर 2 लगा दें तो क्लोरीन 2 हो गया। फिर से मिलाइए, हाइड्रोजन 2, यहाँ भी 2, क्लोरीन 2, यहाँ भी क्लोरीन 2, लेकिन यहाँ सोडियम कितना? 2, और यहाँ कितना? 1, तो यहाँ 2 लगा देंगे। तो बताइए कौन सा गैस का निर्माण हो गया? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया। कुछ और रिएक्शन में आपको बताऊं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की अभिक्रिया
अगर सोडियम के साथ करा दें तो क्या बनेगा, देखिए अगर सोडियम का साथ करा देंगे तो सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। बैलेंस कर ले, इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर SO4, इधर भी SO4, इधर Na क्या है, यहाँ 2 लगा देते हैं तो Na2 हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब देख सकते हैं कि जब धातु की अभिक्रिया हम किसके साथ करा रहे हैं, धातु की अभिक्रिया जब हम अम्ल के साथ करा रहे हैं तो क्या उत्पाद में बन रहा है, उत्पाद में जो बन रहा है वो है हाइड्रोजन गैस। इसलिए मैंने बोला कि अम्ल ना धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एक चौथी बात अम्ल के लिए नोट करना चाहिए हम लोगों को, और वो ये है कि अम्ल अम्ल जल में घुलकर, किसमें घुलकर, जल में, H2O में, जल का सूत्र क्या होता है, H2O। अम्ल जल में घुलकर, अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, हाइड्रोजन आयन क्या करता है, प्रदान करता है। कहने का मतलब अगर आप अम्ल को जल में घोलोगे तो वो क्या प्रदान करेगा, H+ आयन प्रदान करेगा। देखते हैं जरा, कोई एक अम्ल हम लोग ले लेते हैं और उसके बारे में बात करें, जैसे HCl, हमने एक अम्ल ले लिया HCl, अगर इसको जल में आप घोलोगे ना, पानी में इसको घोल दोगे तो ये अलग अलग हो जाता है आयन, मतलब H+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। एक बार मैं फ्रेम चेक कर लेता हूं कहीं गड़बड़ ना हो जाए। चलिए बिल्कुल बढ़िया। क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अगर हम जल में घोलते हैं तो 2 चीज बनता है, एक तो H+ बनता है और एक H- बनता है। इसी तरह अगर हम सल्फ्यूरिक अम्ल को H2SO4 को अगर हम जल में, वाटर में इसको घोल दें तो यहाँ भी 2 चीज बनता है, एक तो H+ बनता है और SO4 2-, क्योंकि इसकी जो संयोजकता होता है वो 2- होता है, किसका, SO4 का। अब बैलेंस करने की बारी है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, इधर 1 है, यहाँ 2 लगा दूं, बाकी सब ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, H+ समय मुक्त हो रहा है। इसे नाइट्रिक अम्ल भी ले सकते हैं आप, HNO3, इसको भी अगर आप वाटर में घोलोगे तो ये क्या दे देगा, H+ दे देगा और ये क्या दे देगा, NO3- दे देगा। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अम्ल को आप जल में अगर घोलते हो तो इसका सेंस है कि वो क्या प्रदान करेगा, आयन प्रदान करेगा। अर्थात अम्ल की कुल कितनी परिभाषाएं हो गई, अम्ल की 4 परिभाषा हो गया, मतलब अम्ल को आप 4 तरह से डिफाइन कर सकते हो। पहला, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। तीसरा कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, अगर ये धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, ये हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन में ना। और अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, H आयन, यानी H+ आयन प्रदान करता है। देखिए एक बात सही है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, ये बात सही है, लेकिन सभी धातु के साथ एक जैसा रिएक्शन करता है ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि अलग अलग धातु की अभिक्रियाशीलता, मतलब उसकी जो एक्टिविटी है, रिएक्शन करने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है, राइट। चलिए अब थोड़ा भस्म के बारे में जान लीजिए आप लोग। सुनिए, भस्म क्या है ना, भस्म, भस्म जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेस, है ना। भस्म का मतलब समझिए, देखिए जैसे अम्ल का परिभाषा स्वाद के आधार पे दिए, ठीक उसी प्रकार हम भस्म की परिभाषा स्वाद के आधार पे देंगे। यानी भस्म वह पदार्थ है, भस्म वह पदार्थ है, आप चाहे तो नोट बना सकते हैं इसका, भस्म वह पदार्थ है, पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, जिसका कौन सा विलयन, जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन, देखिए वीडियो जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आने वाला है ना। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है, वो खट्टा होता था, ये कैसा होगा, कड़वा, है ना, कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है। तो एक तो हो गया ये स्वाद के आधार पे परिभाषा। दूसरी इसकी बिहेवियर की अगर बात करूं, ये पहला हो गया। दूसरी बिहेवियर की बात करूं तो भस्म ना अम्ल से अभिक्रिया करके, किसके साथ अभिक्रिया करके, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, भस्म अम्ल से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करता है, लवण तथा जल का निर्माण करता है, लवण और किसका निर्माण करता है, जल का निर्माण
करता है। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि भस्म में ऐसा गुण है कि अगर वो अम्ल के साथ रिएक्शन करता है तो लवण तथा किसका निर्माण करता है, जल का। एक देखते हैं उदाहरण। जैसे मान लो एक अम्ल ले लिए HCl, इसकी अभिक्रिया एक भस्म के साथ कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को क्या कहेंगे, भस्म कहेंगे। अब होता क्या, ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। उभय विस्थापन अभिक्रिया तो आपने पढ़ा ही होगा। उभय विस्थापन अभिक्रिया क्या कहता है सर? उभय विस्थापन अभिक्रिया कहता है कि अपने आयन का विनिमय कर लेगा, H प्लस चला जाएगा OH के साथ, यानी HOH। HOH को कह सकते हैं HH यानी H2O, यानी ये जल बन गया H2O प्लस, ये क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। ये क्या है, ये लवण है, ये क्या है, लवण, और ये क्या है, जल है। अभी मैंने बताया ना कि जब कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण तथा जल का निर्माण होता है। और बात आप समझ लीजिए, जिस प्रकार हम लोग अम्ल को जल में घोल रहे थे तो क्या प्राप्त हो रहा था, अम्ल को जल में घोल रहे थे तो प्राप्त हो रहा था हम लोगों के पास H प्लस, इसको घोलेंगे तो O माइनस प्राप्त होगा। जैसे NaOH को जल में अगर आप घोलेंगे ना H2O में तो ये प्राप्त होगा Na प्लस OH माइनस। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का होल ट्वाइस, इसको जल में आप घोलोगे तो ये कैल्शियम 2 प्लस और ये OH माइनस प्राप्त होगा, OH माइनस। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, है ना, OH माइनस प्राप्त होगा। यानी आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि किसी भी अम्ल को जब पानी में घोलते हैं तो H प्लस आयन प्राप्त होता है, और किसी भी भस्म को अगर जल में घोलते हैं तो OH माइनस प्रदान होता है। यहाँ पर ये मैं बात लिख देता हूं, भस्म जल में घुलकर, भस्म जल में घुलकर OH माइनस आयन प्रदान करता है, प्रदान करता है। तो ये रहा आपके अम्ल और भस्म का एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, एक बेसिक सा चीज। और एक बात और आपको जानना चाहिए कि ऐसा कोई भी भस्म जो जल में विलय हो, जल में, किसमें, जल में विलय भस्म को, जल में विलय भस्म को, जल में विलय भस्म को क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी भस्म जो जल में घुल जाए, जल में विलय हो जाए, तो ऐसे भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी वैसा भस्म जो पानी में घुल जाए वैसे भस्म को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। तो आज का क्लास इतना तक ही रहेगा। अभी आप ना वीडियो को पीछे करके अगर पुनः देखिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए, वीडियो को रोक करके नोट्स तैयार करिए। एकदम बोर्ड में आपके पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, पॉइंट टू द पॉइंट एक्सप्लेन हो रहा है। ये वीडियो अपने दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है मेरा, क्योंकि आप अगर सपोर्ट करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, नहीं सपोर्ट करेंगे पढ़ाने का मन नहीं करेगा। तो चलिए, अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में चाहिए, ज्वाइन कीजिए और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ईमानदारी के साथ करिए, क्योंकि परीक्षा बहुत कम समय बचा है। तो अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए, आपको अच्छा मार्क्स दिलाने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत।